गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर मैं अजय सिंह माध्यम आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आज एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा उठा रहा हूं जिसके माध्यम से ये समझा जाएगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था गणराज्य की तरफ क्यों अग्रसर हुई और भारत गणराज्य की तरफ क्यों आगे बढ़ा। अगर इस स्थिति को लेकर हम आगे बढ़ते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर या प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन करते हैं और यह कहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाज के सभी लोगों को अपने अधिकारों, अपनी स्थितियों को सुधारने का अवसर मिलता है। इसलिए सभी व्यक्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था में या लोकतांत्रिक व्यवस्था के द्वारा एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करेंगे, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करेंगे जहां पर सभी को अपने विकास का अवसर मिलेगा। इसलिए अंबेडकर हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन करते हैं और लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए उन्होंने एक विस्तृत अवधारणा प्रस्तुत की और इस अवधारणा को लेकर भारत में उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की गई। अब सवाल खड़ा होता है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े हुए राजनीतिक व्यवस्था के रूप में स्वतंत्र होता है। भारत के समक्ष तमाम प्रकार की चुनौतियां थी और इस स्थिति में एक व्यवस्था खड़ी होती है भारतीय संविधान सभा के समक्ष कि स्वतंत्र भारत के लिए हम संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना करें या अध्यक्षीय शासन प्रणाली की स्थापना करें। संविधान सभा के कुछ सदस्यों का मानना था कि अगर हम अध्यक्षीय शासन प्रणाली की स्थापना करते हैं तो राजनीतिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी और भारत के आर्थिक विकास के लिए राजनीतिक स्थिरता का होना आवश्यक है। इसलिए कुछ लोगों ने अमेरिका के अध्यक्षीय शासन प्रणाली का समर्थन किया था। वहीं पर संविधान सभा के अधिकांश सदस्य जो ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली का समर्थन करते हैं और वह कहते हैं कि स्वतंत्र भारत के लोगों को ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना करनी है या ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली को स्थापित करना है। और अगर हम संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना करते हैं तो भारत में एक उत्तरदायी शासन प्रणाली की स्थापना होगी जिससे भारत के जनता के हितों की सुरक्षा होगी, क्योंकि संविधान सभा के अधिकांश सदस्य इस बात को अच्छे तरीके से जानते थे कि ब्रिटिश सरकार का भारत पर अत्याचारी शासन होना भारतीय जनता के प्रति ब्रिटिश सरकार का उत्तरदायी न होना था। इसलिए अगर अध्यक्षीय शासन प्रणाली की स्थापना की जाती है तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली यानी मीन्स के अमेरिका का राष्ट्रपति जो अपना कार्यकाल 4 वर्ष पूरा करता है और भारत के लोग जो राजनीतिक दृष्टि से अनुभवहीन है, अगर अनुभवहीन व्यक्तियों को अमेरिकी राष्ट्रपति के समान असीमित शक्तियां दे दी जाती हैं तो हो सकता है कि भारत की जनता अब तक जो विदेशी व्यक्तियों से शोषण का शिकार हो रही थी वे अपने ही लोगों से शोषण का शिकार हो जाती। तो क्या भारत की जनता जिस राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले रही थी उस राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर यह मुद्दा खड़ा कर रही थी कि हम विदेशियों के जगह पर अपने लोगों के शोषण का शिकार हो जाए। अब यही स्थिति गणतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ जाना चाहता है। संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली की व्यवस्था करें। अध्यक्षीय शासन प्रणाली की व्यवस्था करते हैं या तुलना करते हैं तो एक प्रश्न हमेशा एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है कि किसी भी शासन प्रणाली का निर्धारण कैसे किया जाए। मीन्स कि किसी देश में संसदीय शासन प्रणाली है या अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, इसका निर्धारण कैसे किया जाए। तो किसी भी देश में शासन प्रणाली का अगर निर्धारण करना है तो विधायिका व कार्यपालिका के संबंधों को देखा जाता है।
कार्यपालिका के संबंधों को देखते हैं। यदि कार्यपालिका इस विधायिका के प्रति उत्तरदायी हो जाए तो संसदीय शासन प्रणाली होगी। यानी मीन्स कि कार्यपालिका का अस्तित्व बहुत कुछ विधायिका के बहुमत पर निर्भर करेगा। यदि विधायिका और कार्यपालिका दोनों अलग अलग हो जाए, मीन्स कि विधायिका अलग हो और कार्यपालिका अलग हो, तो ये अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। अब यहां पर उत्तरदायित्व की बात कर दी गई, संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायी बनाया गया। इसलिए इस उत्तरदायित्व को लेकर जो सबसे बड़ी विडंबना भारत में आ गई कि अगर कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है तो यह उत्तरदायित्व होने के कारण विधायिका और कार्यपालिका का एकीकरण होगा। विधायिका व कार्यपालिका का एकीकरण होगा और इसी एकीकरण को हम आर्टिकल 50 में डिफाइन करते हैं, जहां पर सिर्फ कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण किया गया है, न कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच। यानी मीन्स कि आर्टिकल 50 सिर्फ कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का मीन्स पृथक्करण कर रहा है, न कि कार्यपालिका और विधायिका। और जब कार्यपालिका और विधायिका को मिलाकर ही एक कंसेप्ट बन गया आपका आर्टिकल 36 एंड आर्टिकल 12, और ये दोनों राज्य हैं। अब इस राज्य की स्थिति मीन्स कि आर्टिकल 36 में पार्ट 4 के लिए राज्य की बात की गई है। उस राज्य का संबंध आर्टिकल 12 में दिए गए राज्य का है, और आर्टिकल 12 में जो राज्य दिया गया है वह है भारत सरकार, भारतीय संसद, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, स्थानीय पदाधिकारी और अन्य पदाधिकारी। यानी मीन्स कि न्यायपालिका नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया, और न्यायपालिका को जब अलग कर दिया गया है तो विधायिका और कार्यपालिका के एकीकरण ही उत्तरदायी शासन प्रणाली है। इसलिए संविधान सभा इस बात को अच्छे तरीके से जानते थे कि यदि हम उत्तरदायी शासन प्रणाली की स्थापना नहीं करते हैं तो स्वतंत्रता के पश्चात या राष्ट्रीय आंदोलन के उन उद्देश्य या मूल्यों को लेकर हम सुरक्षा नहीं प्रदान करेंगे, जिन उद्देश्य और मूल्यों को लेकर भारत की जनता ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। अब सिचुएशन ये थी कि संसदीय शासन प्रणाली संविधान सभा की पसंद थी या संविधान सभा का समर्थन था। इसलिए संविधान सभा के सदस्यों ने बहुमत के साथ ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली को अपना लिया। अब सवाल दो खड़े हो गए, एक कि ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, संसदीय राजतंत्र है, और दूसरे तरफ क्या भारत को गणतंत्र बनाया जाए। दूसरी सिचुएशन है कि ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है, यानी मीन्स कि संसद के कार्यों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है। अगर भारत में भी संसद की सर्वोच्चता स्थापित कर देते हैं तो संसद भारत के जनता के अधिकारों का शोषण करेगी। इसलिए संविधान सभा इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि हम ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली को तो स्थापित कर रहे हैं, लेकिन हम एज इट इज संसदीय शासन प्रणाली को नहीं अपनाएंगे, बल्कि भारतीय परिस्थितियों, भारत की सामाजिक स्थितियों को लेकर हम एक ऐसे संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना करें जहां पर जनता के हितों की सुरक्षा हो। इसलिए संसदीय राजतंत्र का मतलब हो गया कि संसदीय शासन प्रणाली में दो प्रकार की कार्यपालिका है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका वह कार्यपालिका होती है जिसके नाम से तो शासन किया जाए, लेकिन वह वास्तविक शक्तियों का प्रयोग नहीं करता, जबकि वास्तविक कार्यपालिका वह कार्यपालिका होती है जो वास्तव में शासन की शक्तियों का प्रयोग करे। तो वास्तविक शक्तियां जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में है।
ऐसी स्थिति में लोकतांत्रिक व्यवस्था तो हो जाती है, लेकिन ब्रिटेन में जो नाम मात्र की कार्यपालिका है वह अनुवांशिक है, यानी ब्रिटिश सम्राट अनुवांशिक है। वहीं पर जब भारत की स्थिति में हम आते हैं तो भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली है, और भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने का मतलब कि दो प्रकार की कार्यपालिका यहां पर भी पाई जाएगी, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं है, बल्कि जनता के निर्वाचित सदस्यों से बनने वाले निर्वाचक मंडल के माध्यम से निर्वाचित होता है। इसलिए भारत गणतंत्र हो गया। यानी गणतंत्र का तात्पर्य है कि शासन का प्रमुख वंशानुगत न हो, अनुवांशिक न हो, बल्कि जनता द्वारा निर्वाचित हो। भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित होता है, इसलिए भारत एक गणतंत्र है। ब्रिटेन संसदीय शासन प्रणाली है, लेकिन संसदीय शासन प्रणाली के कारण वहां पर नाम मात्र की कार्यपालिका राजतंत्रीय व्यवस्था में है, इसलिए उसे संसदीय राजतंत्र कहा जाता है, न कि संसदीय गणतंत्र। भारत में जो कार्यपालिका है वह संसदीय लोकतांत्रिक गणराज्य है, और उस लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थिति में भारत की दोनों स्थितियां स्थापित हो जाती हैं। अब एक सवाल मैं आप लोगों से प्रश्न खड़ा कर रहा हूं। लोकतांत्रिक व्यवस्था को अगर व्यवस्थित विस्तृत ढंग से एनालाइज हम करें, लोकतांत्रिक या लोकतंत्र, जनता का शासन, जनता का शासन, यानी मीन्स डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पब्लिक। क्लियर? अब अगर संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली है, और इस शासन प्रणाली में दो प्रकार की कार्यपालिका है, नाम मात्र की और वास्तविक रूप में वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका। तो ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं है, बल्कि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि, जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि से बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होता है। इसलिए राष्ट्रपति भी अप्रत्यक्ष रूप में जनता है, यानी मीन्स कि यहां पर भी लोकतांत्रिक मूल्य आ रहे हैं। और वास्तविक कार्यपालिका जो मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता में गठित, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिपरिषद के पास है, वह भी जनता के। तो ऐसी स्थिति में लोकतांत्रिक गणराज्य बनाकर संविधान सभा के सदस्यों ने भारत में वास्तविक रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित किया। जबकि अगर इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली की बात करें, तो वह एक स्तर पर सिर्फ लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की, एक स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित नहीं करता है, क्योंकि नाम मात्र और वास्तविक दोनों कार्यपालिकाओं में जनता अप्रत्यक्ष रूप में पार्टिसिपेट कर रही है। इसलिए वास्तव में अगर देखा जाए तो भारत लोकतांत्रिक के साथ साथ एक मजबूत गणराज्य भी है। और अगर अमेरिका में लोकतंत्र की बात करें तो वहां पर एक ही प्रकार की कार्यपालिका है, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति, और अमेरिकी राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित हो रहा है, जनता के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित हो।
तो वहां पर लोकतंत्र मजबूत है। इसलिए भारत में लोकतांत्रिक मूल्य बहुत सुदृढ़ है। लेकिन वर्तमान समय में भारतीय गणराज्य को एक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। चुनौती यह है कि जिस प्रकार से क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में पारिवारिक राजनीति या परिवारवाद को बढ़ावा मिल रहा है, यानी मीन्स कि क्षेत्रीय राजनीति में किसी एक परिवार के पास ही राजनीतिक सत्ता या उस राज्य की राजनीतिक प्रभुत्व दिखाई पड़ती है। ये भारत के गणतंत्र को लेकर एक चुनौती है, जबकि विभिन्न क्षेत्रों में सभी को समान रूप से अवसर मिल रहा है कि कोई भी राजनीतिक सत्ता किसी एक परिवार के पास या किसी एक वंशानुगत रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी हो रहा है, तो दूसरी तरफ हमारा लोकतांत्रिक मूल्य भी सुदृढ़ हो रहा है। इसलिए तमाम अवसरों पर, तमाम चुनावों के समय परिवारवाद की राजनीति पर प्रहार किए जाते हैं और कहा जाता है कि यह परिवारवाद की राजनीति भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य को एक चुनौती दे रही है। इसलिए गणराज्य वास्तव में एक मजबूत गणराज्य, और इसी मजबूत गणराज्य के साथ हम कह सकते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक